जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 28 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में 2 सवाल आपसे पूछेंगे। अगर आप सभी को उसका उत्तर पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसने नेशनल आइकन नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है। ऑप्शन दिया गया है राजकुमार राव, नीरज चोपड़ा, अदिति अशोक या महेंद्र सिंह धोनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, राजकुमार राव को नियुक्त किया है। ये इनकी फ़ोटो है और इन्हें नेशनल आइकन नियुक्त किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह फैसला भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से ठीक पहले लिया है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाने का मुख्य उद्देश्य वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना। क्या है? वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना और लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करना है। चौथा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे पहले चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से और ज़रूर ये परीक्षा में आएगा। क्या पूछा गया है? हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है माइक जॉनसन, केविन मैकार्थी, डेनियल नोबोआ या क्रिस हॉपकिंस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, माइक जॉनसन। माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। ये इनकी फोटो है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को प्रतिनिधि सभा का नए स्पीकर के रूप में चुना गया है। प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अमेरिका के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक होता है और इनका जो समर्थन है वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। और कुछ समय पहले प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी को स्पीकर पद से हटा दिया गया था। यानी कि अगर माइक जॉनसन से पहले पूछा जाए कि कौन था स्पीकर, तो वो थे केविन मैकार्थी स्पीकर थे, जिन्हें स्पीकर पद से हटा दिया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? सही जवाब है माइक जॉनसन को चुना गया है। आइए महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये नियुक्ति बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और ये नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही ये नियुक्ति हुई है। इसलिए ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं अभी हाल ही में? अरिंदम बागची को बनाया गया है। आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक कौन है? संजय कुमार जैन। बिम्सटेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे, ये पहले भारतीय हैं जो कि बिम्सटेक के महासचिव बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को बनाया गया है। कोटक महिंद्रा के नए सीईओ कौन है? तो अशोक बासवानी है। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो सिद्धार्थ मृदुल को बनाया गया है। इरडा के वित्त निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं बीके मोहंती बने हैं। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने हैं। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीश कपूर बने हैं। इंटेल के अध्यक्ष कौन बने हैं? गोकुल सुब्रमण्यम बने हैं। दोस्तों, ये सभी नियुक्ति बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रांची,
कोलकाता, अहमदाबाद या जयपुर? सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या किया गया है? आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अहमदाबाद शहर के वस्त्रपुर में अहमदाबाद हॉट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहाँ किया गया है आदि महोत्सव का उद्घाटन? तो अहमदाबाद शहर के वस्त्रपुर में अहमदाबाद हॉट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद के द्वारा किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, आयोजन 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अहमदाबाद हॉट वस्त्रपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वस्त्रपुर में किया जाएगा। चौथा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, आयोजन के दौरान 100 से अधिक स्टॉल भारत की जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल, पाक कलात्मक और आर्थिक प्रयासों का प्रदर्शन करेगा। और पांचवा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आदिवासियों द्वारा उगाए गए बाजरा और हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन और आभूषणों का भी इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है इसमें? किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है गुरुग्राम, नई दिल्ली, लखनऊ या जयपुर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में बनाया जाएगा देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य परियोजना का शिलान्यास किया है। किन्होंने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस शौर्य संग्रहालय म्यूजियम में रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्या रखा जाएगा इस म्यूजियम में? तो इसमें रखा जाएगा रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। अब संग्रहालय की बात की गई है, तो अभी हाल ही में जो नवीनतम संग्रहालय करंट अफेयर्स के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। कहाँ बनेगा मंदिर संग्रहालय? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा। दूसरा बताया गया है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में नई दिल्ली में बनेगा। कहाँ बनेगा? भारत के नई दिल्ली में बनेगा और उसका नाम क्या है? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा कहाँ पे? हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते, आइए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 देखते हैं। देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। भारतीय सेना देश का दूसरी पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी। कहाँ बनाएगी? तो पश्चिम बंगाल में बनाएगी। आइए छठा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेक्ट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। सातवां है इसमें, भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में खुलेगा। आठवां इसमें है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो ये केरल में खुलेगा। नवा इसमें पॉइंट है, भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो वो खुलेगा गुजरात के लोथल में खुलेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट 10वां है, भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो मसूरी में किया जाएगा, उत्तराखंड में। 11वां है इसमें, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। दोस्तों ये सभी संग्रहालय बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 26 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया है।
दूसरा इसमें बताया गया है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में यह आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बन गया था, यानी 26 अक्टूबर को आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। तो ये 76वां विलय, क्या पूछा गया सवाल में, 76वां विलय दिवस कब मनाया? सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ का भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है इरफान पठान, अमोल मजूमदार, दिनेश कार्तिक या वीवीएस लक्ष्मण। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अमोल मजूमदार को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच इन्हें बनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुंबई के पूर्व क्रिकेट कप्तान अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसे बनाया है? तो अमोल मजूमदार को बनाया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि वर्ष 2022 में रमेश पवार ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद कोच पद खाली है, जिसके बाद ऋषिकेश कानितकर को कुछ समय के लिए बनाया गया था। ये अस्थायी कोच थे और इनके बाद अभी वर्तमान में किसे बना दिया गया है? वर्तमान में जो है स्थायी मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार हैं। और भारतीय पुरुष टीम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर राहुल द्रविड़ हैं जो मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं। आइए क्रिकेट की बात की गई है तो क्रिकेट के करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। दूसरा इसमें बताया गया है विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। इन्होंने 40 बॉल पे 100 रन बना दिया था। तीसरा इसमें बताया गया है महत्वपूर्ण बिंदु कि पूमा इंडिया ने मोहम्मद सामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और चौथा इसमें बताया गया है कि वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम है मोहम्मद सामी। अगर अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, हाल ही में सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला था? तो इसका सही जवाब है चमारी अथापत्तू को मिला है। और ये कहाँ की हैं? तो ये श्रीलंका की हैं। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में सितंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब शुभमन गिल को मिला हुआ है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने अभी संन्यास की घोषणा की है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की जो टीम है वो सबसे बड़ी रन चेस का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हुए हैं। और सबसे तेज अर्धशतक अगर T20 क्रिकेट में देखा जाए तो दीपेंद्र सिंह एरी ने लगाया है। किसने लगाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने लगाया है। और ये कहाँ के? नेपाल के हैं। और इन्होंने मात्र 9 गेंदों पर 50 रन अपने पूरे कर लिए थे। दोस्तों सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो क्रिकेट के करंट अफेयर्स बताए गए हैं ये भी हाल ही के हैं, इसलिए इनकी परीक्षा में आने की बहुत ही अधिक उम्मीद है। आप इन सभी को एक जगह नोट करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 7 है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल है, 37वां है, इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा में हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर को गोवा में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय खेलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए स्पर्धा में भाग लेते हैं। वर्ष 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में पहला संस्करण शुरू हुआ था। और उस समय यानी कि 1924 से 1938 तक इसे इंडियन ओलंपिक गेम के नाम से जाना जाता था। 1940 में भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदला गया, उसे राष्ट्रीय खेल किया गया। वर्ष 2023 जो अभी गोवा में हो रहा है उसका शुभांकर बात किया जाए तो मोगा है उसका शुभांकर। और इसका आदर्श वाक्य की अगर बात की जाए तो आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। और अगर इससे पहले वाले यानी 36वें संस्करण की बात की जाए तो वो गुजरात में उसका
आयोजन किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर 36वां पूछे कि उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन गुजरात में किया गया था। और वर्तमान समय का पूछे 37वां, तो उसका आयोजन कहाँ किया गया था, उसका आयोजन गोवा में किया गया था। और अगर शुभांकर पूछे, 37वें नेशनल गेम का शुभांकर पूछे, तो उसका है मोगा। मोगा जो है वो इस बार का शुभांकर है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें पूछा गया है कि सिद्धार्थ बाबू का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन दिया गया है बैडमिंटन, निशानेबाजी, शॉट पुट या तैराकी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, निशानेबाजी से। सिद्धार्थ बाबू का संबंध किससे है, निशानेबाजी से है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। कहाँ दिया है, उत्तराखंड में। यह परियोजना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई जा रही है। इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर उत्तराखंड में कौन सा जिला है, तो नैनीताल जिला है। और नदी पूछा जाए तो रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर यह बनाया जा रहा है। आइए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना है, तो 7वीं परियोजना है जो उसमें शामिल हुई है। और परियोजना का लाभ किसे मिल रहा है, सिंचाई लाभ मिल रहा है उत्तराखंड को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। इस परियोजना से 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जाएगी। इसमें 9,458 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड की और 47,607 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है, निम्न में से किस देश ने पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि किस देश ने पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है। ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया या सिंगापुर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका देश ने पायलट परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है। इसने भारत को दिया और साथ ही साथ 6 लोगों को और दिया, यानी कुल 7 लोगों को 7 देशों को पर्यटक वीजा देने की मंजूरी प्रदान पर्यटक वीजा देने की मंजूरी प्रदान की है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पायलट प्रोग्राम के तहत भारतीयों को श्रीलंका का मुफ्त वीजा मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, श्रीलंका कैबिनेट ने भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है। और जो 6 देश है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, इसलिए 7 देश के नाम आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। ये सभी देश महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा कि श्रीलंका ने किन 7 देशों को पर्यटक वीजा देने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो वो 7 देश हैं, भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। और उद्देश्य क्या है इसको देने का, तो श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इन देशों के यात्री श्रीलंका की यात्रा करने आने के लिए निःशुल्क वीजा प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रोग्राम 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आइए अब हम 27 अक्टूबर 2023 के प्रश्नों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल है, अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ-AIR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बीजिंग, चाइना का बीजिंग है। और अगर भारत में पूछा जाए तो दूसरे नंबर भारत का है मुंबई है। मुंबई जो कि ओवरऑल दूसरे नंबर पर है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो वो ओवरऑल 6ठे नंबर पर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अमरीकी को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार
पदक से सम्मानित किया गया है? तो दो लोग हैं, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो उसका सही जवाब है गोवा में किया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह गुजरात के किस जिले में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसका सही जवाब है कलोल। कलोल कहाँ पे? गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के कलोल में किया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, किस राज्य का कासरगोड जिला आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये कासरगोड जिला कहाँ का है? केरल का है। प्रश्न संख्या 6 थी कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये है अंकुर धामा है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसे अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो सही जवाब है एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को। आठवां प्रश्न था, हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है? सही जवाब है लाओस को मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। कितनी बॉल पे इन्होंने बनाया है? तो इन्होंने 40 बॉल पे इन्होंने 100 रन बना दिया है। और आज कल का 10वां प्रश्न था कि हाल ही में लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। दोस्तों आइए हम लोग कल के सवाल के बारे में पढ़ लेते हैं। कल का सवाल था, किस प्रसिद्ध अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये कल का। क्या पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र या सलमान खान। सही जवाब है ऑप्शन सी धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों ये आज के हमारे अब 2 सवाल हैं। अगर इनका उत्तर आप सभी को पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का सवाल है, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टोफर लक्सन, हेनरी क्लार्क, जेसिंडा अर्डर्न या क्रिस हॉपकिंस। सही जवाब आपको इसका देना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री निम्न में से कौन चुने गए हैं? दूसरा सवाल है, हाल ही में सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है स्मृति मंधाना, शम्मी इस्माइल, एलिसा हैरी या चमारी अथापत्तू। सही जवाब जो भी होगा दोस्तों, अगर आपको उत्तर पता है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके की क्लास भी लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।